हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट 2020 एग्ज़ाम की आपकी पूरी तैयारी कराने के लिए जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि आपकी तैयारी 100% प्रारंभ कर दी जाएगी, अच्छे ढंग से प्रारंभ कर दी जाएगी। तो उस तैयारी को आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो रहा है और शाम तक आज आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी लोगों के लिए उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया। सभी PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करते रहेंगे। बिल्कुल फ्री में आपकी पूरी 100% तैयारी इस बार कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से जुड़िए। और आज हमारी ये पहली क्लास है जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट का पहला सेट है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर करिए। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आएंगी, सपोर्ट करेंगे, तो जल्द ही लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसके लिए अच्छे से जुड़ते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, समझिए और आंसर करिए। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, यानी कि 16 वर्षीय बालक है नीरज, यानी कि किशोरावस्था में है। पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रहा। पृथक यानी कि अलग हटके, अपने पर नियंत्रण करने की, यानी कि अपनी खुद का व्यक्तित्व को निखारने की, अपने आप को नियंत्रित करने की जो भावना को विकसित कर रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगी? तो पहले क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से चूज करिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्वायत्तता की भावना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। बच्चे झूठ बोलते हैं, इसकी आदत को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं? उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों का भाषण देकर, सच बोलने वालों के उदाहरण देकर, या फिर सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। तो सबसे अच्छा तरीका जो होगा बच्चों के लिए, तो दोस्तों बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका डी नंबर ऑप्शन माना जाएगा। वैसे हमने आपको बताया था कि जो पुरस्कार होता है वो गलत प्रभाव डालता, लेकिन यहाँ पर सही प्रभाव डालेगा, क्योंकि निगेटिव चीज़ को हम बंद कर रहे हैं। झूठ बोलना बंद कराने के लिए जब किसी अच्छे बच्चे को पारितोषिक दिया जाएगा, कोई उसे उपहार दिया जाएगा, तो दूसरे बच्चे जो हैं वो भी देखेंगे, कहेंगे कि सच बोलने वाले को दिया गया, हम झूठ बोलते हैं इसलिए नहीं दिया गया। तो वो अपनी आदत में सुधार करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव तूफान की अवस्था कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यूपी टेट के लिए कोई है तो यही क्वेश्चन है। लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका और हर बार लगभग 20-30% लोग गलत करके आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन। स्टेनले हॉल के अनुसार जो इन्होंने तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था बताई है, ये बताइए इन्होंने किशोरावस्था को। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा स्टेनले हॉल से क्वेश्चन और बनता है। इनकी बुक का नाम है एडोलसेंस, याद रखिएगा, एडोलसेंस इनकी बुक का नाम है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ये किशोरावस्था पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए है रचनात्मक उत्तर, यानी कि जब बालक क्रिएटिव उत्तर दे उसके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न, या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न? तो दोस्तों रचनात्मक उत्तर के लिए, रचनात्मक उत्तर वे होते हैं जिसमें बालक अपने विचारों को अपने स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। ऐसे उत्तर आपके दिए जाएंगे मुक्त उत्तरीय प्रश्नों में। मुक्त उत्तरीय प्रश्नों में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, ना ही कोई लिमिटेशन लगाई जाती है। बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बालक की पर्सनालिटी को, बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं वो वातावरण है। इसके अलावा हेरिडिटी जो नेचर होता है वो भी इसको प्रभावित करता है, यानी कि इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता, तो बालक के जो आसपास का वातावरण होता है, उसका जो समाज होता है, उसके जो मिलने वाले लोग होते हैं, ये बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपकी 51,000 वैकेंसी के पहले यूपी टेट का एग्जाम होगा और 51,000 वैकेंसी यानी कि सुपर टेट, प्राइमरी, जूनियर सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। आप लोग एक साथ ही इन सब की तैयारी कर सकते हैं। बस अच्छे से जुड़े रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। यहीं पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। डेली आपको सुबह ये क्लास मिलेगी 10 बजे और शाम को दूसरी क्लास देंगे जिसमें हम कुछ अन्य टॉपिक को कवर करेंगे या अन्य जानकारी देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम
सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। तो थॉर्नडाइक का इनमें से कौन सा नियम है जिसने कि सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बखान किया है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? 3 नियम थे। तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का, तीनों नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं सीखने से संबंधित। इनमें से जो प्रभाव का नियम था इसे परिणाम का नियम भी कहा जाता है। ये बालक के पुरस्कार, दंड को, संतोष को, उसके जो अच्छे बुरे को, इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे और गौड़ नियम दिए थे, वो सहायक नियम भी कहलाते हैं। ये इनकी संख्या 5 थी। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो इनमें से किसका विकास जो है किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रिकता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए बताइए। तो किशोरावस्था में जो है प्रेक्षण की योग्यता का विकास नहीं होता है। यानी कि प्रेक्षण की योग्यता का मतलब होता है कि बालक जो ये उसके अंदर बाल्यावस्था में ही अवस्था आ जाती किसी को समझने की, प्रेक्षण करने, यानी कि उसको अपने अनुसार मापने की जो योग्यता होती है कि ये हमारे लिए कैसा व्यक्ति है, ये बालक में बाल्यावस्था में ही आ जाती। बाकी सभी चीज़ों का, अहम केंद्रिकता और अभिरुचियां, तर्क शक्ति, ये बालक में किशोरावस्था के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया। समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? बालक कैसा है? समस्यात्मक है। तो उसके व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बालक को दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, या फिर उसको कक्षा में आगे की पंक्ति पर रखेंगे, स्थान देंगे? तो सबसे सही आंसर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन ही होगा कि बालक का जो एनवायरनमेंट है, आसपास का वातावरण जो है, उसका जो दृष्टिकोण है, जैसे वो चीज़ों को देखने लगा है, उनको बदलना, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। व्यवहार को ही व्यक्तित्व कहते हैं, दोनों एक से ही संबंधित हैं। और व्यक्तित्व के लिए भी हमने आपको बताया था वातावरण बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? तो विशिष्ट बालकों का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, धीमी गति वाले, सृजनशील, शारीरिक या फिर संपन्न, साधन संपन्न बालक। तो दोस्तों विशिष्ट में हमने आपको बताया था कि चाहे वो बहुत अच्छा हो या बहुत खराब हो, अगर वो एवरेज से ऊपर हो या नीचे हो तो वो आपके विशिष्ट स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आएगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है साधन संपन्न बालक जो है ये एवरेज बालकों की श्रेणी में आता है। बाकी सृजनशील हो गए, चाहे आपके प्रतिभाशाली बालक हो गए, धीमी गति से मंदबुद्धि बालक हो गए, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक हो गए, ये सब आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। और जब इनको हम एक साथ बैठाल देते हैं, सामान्य बालकों के साथ में बैठाल कर शिक्षण कार्य कराते हैं, तो ये आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ता यानी कि जो बालक है, जो सीखने वाला है, उसमें क्रोध आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले ही वे अनुचित हों, कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे, कि वह उन्हें अनदेखा करे, या फिर बालक को क्रोध करने पर दंड दे। तो सबसे अच्छा तरीका जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करे, यानी कि बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका दिया जाए। अगर हम उसे हर बात पर टोकेंगे कि ऐसा मत करो, क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी टोक दें, यानी कि बार बार बालक को टोकने से उसका जो एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से जो विकास हो रहा होता है वो रुक जाता है और बालक अंदर ही अंदर घुटने लगता है, जिससे कि बालक में क्रोध आने लगता है या स्ट्रेस की भावना बढ़ने लगती है। बी नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो स्मृति यानी कि मेमोरी को नहीं सुधारेगा? दोहराना, अभ्यास, ताल या लय की सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, या फिर अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत जो है वो बालक को सुधारने में मदद नहीं करेगा। बाकी तीनों चीजें ऐसी दी गई हैं जो बालक को सुधारने में मदद करती हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो बालक का सीखने का स्तर है, जो बालक को प्रेरित करने का स्तर है, वो निर्धारण करने में सहायक होता है, ना कि उसकी स्मृति को सुधारने में सहायक होता है। याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। सिद्धांतों के बारे में आपको भले ही थोड़ी नॉलेज हो, लेकिन अगर उनके बारे में आपने नाम सुना है, थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। और निश्चित मानिए, एक बार आपको भी किसी दिन पुराना पेपर सॉल्व करके दिखा देंगे कि किस प्रकार का आपका यूपी टेट का पेपर आता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया है वो लोग भी काफ़ी कुछ चीज़ों में जो गलतियां करके आए हैं उनको पेपर के माध्यम से सही कराया जा सकता है। यदि आप लोग चाहते हो पुराने पेपर को हल किया जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः बालक लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित होती है। सामान्यतः बालक और बालिका में शारीरिक विकास यानी कि उसकी वृद्धि से संबंधित पूछा गया। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे रहते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, या फिर लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बताई थी, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि जो बालिकाओं का विकास है, जो लड़कियों का विकास है, वो लड़कों की अपेक्षा लगभग 2-3 वर्ष आगे रहती हैं विकास के मामले में। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? विद्यार्थी हैं, उनके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि उनको पढ़ाने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा जो एनवायरनमेंट है, पढ़ने का तरीका, ये सब मिले, अच्छा उनका मानसिक स्वास्थ्य हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं वाले प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम का दोहराव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, या फिर रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। और अगर हम कोई बालक को दोहराव कराते हैं, बार बार एक चीज़ रिपीट कराते हैं, रटना सिखाते हैं, तो वो चाहे यूपी टेट हो सी टेट हो हमेशा गलत माना जाएगा। इसे रटने की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। बाकी सभी बिल्कुल सही दिए गए हैं, चाहे वो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? शिक्षण अधिगम की समस्या बतानी है। विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल कराना, या फिर कक्षा में देरी से पहुंचना। तो शिक्षण अधिगम की समस्या बतानी है, यानी कि बालक को सीखने में जो समस्या हो रही है वो आपका ए नंबर ऑप्शन है। विषय वस्तु यानी कि किस प्रकार की हम बालक के सामने जो मटेरियल है वो लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारा है, कैसा सिलेबस है, ये सभी चीज़ें सीखने में बालक को या तो मदद करती हैं या नुकसान पहुंचाती हैं। इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। और जो बालक सीखता है पुरानी चीज़ों के माध्यम से ही सीखता है, यानी कि आपको हमने बताया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसके माध्यम से। और विषय वस्तु ही जब गलत होगी तो बालक को सीखने में समस्या होगी। अगला क्वेश्चन बहुत बार आया है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का, एकीकरण का, सामान्य से विशेष का, या फिर वैयक्तिक विभिन्नता का। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। आपको विकास के कई सिद्धांत हमने चैप्टर वाइज क्लासेस में पढ़ाए थे, आगे फिर से पढ़ा देंगे जब आप लोग क्लासेस को अच्छे से समझने लगेंगे। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि बालक कोई भी काम करता है तो क्रमबद्ध कार्य करके उसे पुनः कार्य को एक साथ करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम एकीकरण कहते हैं। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से पहले कोई काम एक एक करके कर रहा है, फिर उस काम को एक साथ करना एकीकरण की प्रक्रिया कहलाता है, चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए। ये आपके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पढ़ाई के अलावा कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी निरीक्षण होगा जो बालक की शिक्षा से अलग हटकर होगा, वो मोस्टली आपका अनौपचारिक के अंतर्गत ही आएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्लास में जो निरीक्षण होता है वो आपका औपचारिक होता है, खेल के मैदान का अनौपचारिक निरीक्षण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से क्या है जो मानसिक वृद्धि में, बालक के विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? सीखना, परिपक्वन, सीखना परिपक्वन दोनों, या फिर सामाजिक मानदंड? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सीखना और मैच्योरिटी, परिपक्वन, ये दोनों चीज़ें ही बालक के मानसिक वृद्धि को भी बढ़ाते हैं और विकास में भी मदद करते हैं। सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैच्योरिटी मतलब होता है कि बालक अपनी वृद्धि के अनुसार, बालक अपनी एज के अनुसार क्या विकसित है या फिर नहीं है। अगला से 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या फिर बुद्धि? तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, यानी कि जहां समाज की बात हो रही है वहां आपका क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत कारक नहीं है। यानी कि जो बालक के खुद के व्यवहार से, खुद के विकास से किसी भी रूप में संबंधित है वो व्यक्तिगत कहलाता है और मित्र मंडली इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जब बालक व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होता है तो वो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा या संवेगों पर पड़ेगा या बुद्धि पर पड़ेगा, मित्र मंडली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा एक बार दोबारा से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वो किस अवस्था में बालक होता है? सहपाठी यानी कि उसके क्लासमेट जो हैं, बच्चे के मित्र जो हैं, जो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने लगें, तो बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या फिर उत्तर किशोरावस्था, इनमें से किस अवस्था में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। हमने आपको बताया था अपने समूह में, अपने एज ग्रुप के अन्य मित्रों के साथ जब प्रभावित ढंग से मिलने लगें, उनके साथ ग्रुप में रहने लगें, तो ये आपका कहलाता है उत्तर किशोरावस्था। ये किशोरावस्था का अंतिम चरण होता है और इसमें जो बालक होता है, जो किशोर हो जाता है, अपने सहपाठियों के व्यवहारों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और सबसे ज्यादा उसके संवेगों को प्रभावित करता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा तो वो किस रूप में प्रभावित करेगा? शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद या फिर अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। सीखने का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, सीकर जो हम अर्जित कर रहे हैं वो, और उसकी पूरी प्रोसेस, ये सब कुछ प्रभावी ढंग से बदल जाएगा। ये सब कुछ ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही सीखता है। हमने आपको बताया था कि जब हम कोई ऐसी चीज़ जो दृश्य और श्रव्य दोनों रूप से है, जैसे टीवी हो गई, जैसे कंप्यूटर हो गया, इन चीज़ों से बालक जल्दी सीखता है क्योंकि इससे बालक सुन भी रहा है और देख भी रहा है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों पर अधिक प्रभाव डाल रहा है, जल्दी सीख रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा या फिर सहयोगात्मक अभिवृत्ति? 21 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। सहयोगात्मक अभिवृत्ति जो है ये बालक के मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। बाकी बालक की मानसिक विकास संबंधी विशेषताओं के अंतर्गत किसी न किसी रूप में जरूर आ जाती है। सहयोगात्मक अभिवृत्ति आपकी सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह क्या है? अभ्यास के द्वारा सीखना किसके अंतर्गत आता है? अभिप्रेरणा, व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां या फिर अंतर्नोद? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। व्यवहार के अंतर्गत ये आ जाता है अभ्यास का परिमार्जन। आपने व्यवहार की परिभाषा पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत भी ये चीजें आपने जरूर देखी होंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो किशोरावस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? कई नई नवीन आंतरिक व बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है या फिर आत्म चेतना कम हो जाती है? तो दोस्तों किशोरावस्था की बात जब हम करते हैं तो इसको लेकर आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये आपके इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि जो मुख्य रूप से परिवर्तन बाह्य रूप से जो दिखाई देते हैं या जो आंतरिक रूप से होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतिम चरण में होने लगते हैं। बाकी जो आपके संवेगात्मक विकास बहुत तेजी से होते हैं, संवेग जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और आत्म चेतना में कमी आ जाती है, यानी कि बालक में
तनाव, तूफान, संघर्ष ये सब एक साथ आने लगते हैं, जो कि स्टेनले हॉल ने बताया था। बालक टेंशन में रहने लगता है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान बाद में तो अलग कर दिया गया, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, लेकिन पहले ये किसके अंतर्गत आता था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र या फिर भौतिकी? चलिए बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और प्रारंभ में मनोविज्ञान जो था आत्मा का ज्ञान कहलाता था, आत्मा से संबंधित ज्ञान कहलाता था। अब ये व्यवहार से संबंधित ज्ञान कहलाता है। अगला तो कथन देखिए, कौन सा कथन गलत दिया गया, सही नहीं है, उसका हमको चयन करना है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए कार्य का एक नया परिणाम है, या फिर सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो आपको क्रिएटिविटी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है उसका चयन करना है। उसको लेकर बी नंबर ऑप्शन है, चिंतन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत दिया गया। चिंतन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब भी कोई नवीन रचना, नई चीज़ करते हैं तो उसके लिए चिंतन सबसे आवश्यक होता है। और सृजनात्मकता में जो प्रमुख चीज़ होती है वो मौलिकता, यानी कि यूनिक होना चाहिए, उसके नए परिणाम मिलने चाहिए और समाज के हित से जुड़ा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? शिक्षक साधन संपन्न हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखिए। सही इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको बता रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिस लिए बालक को पढ़ाया जा रहा है या जिस वजह से टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है उसमें वो निपुण होना चाहिए। बालक के प्रत्येक प्रश्नों का जिज्ञासा को खत्म कर सके, उसको उत्तर दे सके, वो चीज़ उसको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। प्रतिभाशाली बालकों को कैसे पहचाना जा सकता है, उसकी जो विधि होगी वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों, अवलोकन के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से पहचान सकते हैं, और व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। ये अलग अलग विधियां हैं और इसका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया, वो आपको चुनना है। तो चलिए जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और आंसर करिए। ऐसी ही डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जल्द ही हम लोग फिर से करंट अफेयर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस बार वीकली रूप में कराई जाएंगी, यानी कि पूरे वीकली क्वेश्चंस को हम संडे को सीधे कवर करेंगे। आप लोग क्लासेस को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आगे भी ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लासेस से जरूर मदद मिलती होगी और आगे भी मिलती रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप का तक सीमित रहता है, कथन बिल्कुल गलत दिया गया। व्यक्तित्व बालक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहारों का, संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण जितना भी आंतरिक बाह्य विशेषताएं होती हैं उनका प्रदर्शन होता है, समग्रता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? कौन सा विकास होता है जो बालक में एकाग्रता उत्पन्न करे और सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ये मानसिक या फिर बौद्धिक विकास कहलाता है। सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद बताइएगा दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से हल करना चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ते रहिएगा। सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, नोट्स और संपूर्ण जानकारी आपको वहां पर देते रहेंगे। लिंक नीचे दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अंतिम क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? गलत प्रश्न पूछने पर क्या करेंगे कि उदाहरण देकर उसकी गलती बताएंगे और उसको ऐसे ना करने के लिए समझाएंगे, यानी कि ताकि वो चीज़ों को सही रूप में अपने मन में बसा ले। नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे लेकिन उसको सही ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कुछ पुरानी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए, उनसे जरूर जुड़िएगा। आगे भी ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।